चलिए सीधे इतिहास के एक बेहद रोमांचक सफर पर चलते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम शुरुआत करेंगे 1971 के ऐतिहासिक बसंतर के युद्ध से, जहां बख्तरबंद टैंकों ने अपनी अजेय शक्ति का लोहा मनवाया था। और फिर हम समय के पन्नों को पलटते हुए सीधा 15वीं शताब्दी के रेतीले धोरों में चलेंगे। ये सफर हमें दिखाएगा कि कैसे आज के आधुनिक युद्ध की रणनीतियों के तार सदियों पुराने राठौड़ योद्धाओं की परंपराओं से गहराई से जुड़े हुए हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक पाकिस्तानी सैन्य इतिहासकार मेजर A.H. अमीन ने इस युद्ध के बारे में कुछ ऐसा लिखा जो वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। उन्होंने बसंतर की लड़ाई की तुलना मशहूर चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड से करते हुए लिखा, मौत की घाटी में 600 की सवारी, कई मीलों तक जली हुई लाशों की बदबू। अब आप ही सोचिए, एक दुश्मन के मुंह से निकली ये बात खुद बयां करती है कि वो लड़ाई कितनी खौफनाक और भयानक रही होगी। आज के हमारे इस सफर के 5 मुख्य पड़ाव होंगे। पहला, बसंतर का युद्ध। दूसरा, योद्धाओं की वंशावली। तीसरा, मरुस्थलीय साम्राज्य की स्थापना। चौथा, अदम्य राव कांधल। और अंत में एक स्थायी सैन्य विरासत। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला भाग, बसंतर का युद्ध। यहाँ हम मिलते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल हनूत सिंह से, जिन्हें सेना में बड़े ही प्यार और सम्मान से हंटी कहा जाता था। आप उन्हें यहाँ अपने कूशाब टैंक के क्रू के साथ देख सकते हैं। पूना हॉर्स के कमांडर के रूप में हनूत सिंह का रुतबा ही कुछ ऐसा था कि युवा ऑफिसर तो उन्हें बस देखते ही रह जाते थे। उनका वो दुबला पतला शरीर और बेहद सख्त अनुशासन उन्हें बिल्कुल द्वितीय विश्व युद्ध के उन महान कैवलरी कमांडरों की कतार में लाकर खड़ा कर देता था। अब स्थिति कितनी चुनौतीपूर्ण थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नवंबर 1971 में पाकिस्तान ने सिर्फ 30 दिनों के अंदर खदानों की 3 बेहद जटिल परतें बिछा दी थीं। और उन्होंने बड़ी ही चालाकी से भारी खदानें ठीक वहीं बिछाईं जहां से भारतीय टैंकों के गुजरने की सबसे ज्यादा उम्मीद थी। सच कहूं तो ये कोई मामूली सुरक्षा घेरा नहीं था, बल्कि हमारी सेना को रोकने के लिए बिछाया गया एक अभेद्य चक्रव्यूह था। ऐसे में बसंतर नाले पर फंसी हमारी पैदल सेना की मदद के लिए पूना हॉर्स ने जो किया वो वाकई बेमिसाल है। उन्होंने खदानों के पूरी तरह साफ होने का इंतजार ही नहीं किया। रात के उस घोप अंधेरे में इन खदानों के बीच से अपने टैंकों को निकालने का जो फैसला उन्होंने लिया ना, वो उनके निडर होने का सबसे बड़ा सबूत है। जैसे ही पूना हॉर्स ने कामयाबी के साथ वो हिस्सा पार किया, पाकिस्तानी सेना बौखला गई और उन्होंने 13 लैंसर्स के जरिए हताशा में पलटवार शुरू कर दिए। इसके बाद जो हुआ वो एक बेहद खौफनाक लड़ाई थी। टैंकों से बिल्कुल आमने सामने की भिड़ंत, जहां जमीन के एक एक इंच के लिए भारी खून खराबा हुआ। और इसका नतीजा, गाजीपुर बड़ा पिंड जरपाल के इलाके में जलते हुए पैटर्न टैंकों का नज़ारा इस बात का गवाह है कि ये युद्ध कितना विनाशकारी था। हनूत सिंह की गजब की सामरिक समझ और उनके टैंकों के अचूक निशानों ने मैदान में ऐसा कहर बरपाया कि दोपहर 12 बजते बजते पाकिस्तानी 31 कैवेलरी का तो जैसे नामो निशान ही मिट गया। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर हनूत सिंह में ऐसी क्या खास बात थी। देखिए, उनका नजरिया बिल्कुल एक प्रशियाई जनरल स्टाफ जैसा था, यानी अत्यधिक पेशेवर और युद्ध के प्रति पूरी तरह से समर्पित। वो पोलो के एक शानदार खिलाड़ी तो थे ही, साथ ही एक मास्टर गनर भी थे। अपनी रेजिमेंट के प्रति उनका पूरा समर्पण और सैनिकों के बीच भाईचारे की वो गहरी भावना, इन सब चीजों ने मिलकर उन्हें सही मायनों में एक सैनिकों का जनरल बना दिया था। और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे भाग पर, योद्धाओं की वंशावली। चलिए 1971 के इस बारूद और धुएं से निकलकर हम सीधा सदियों पीछे चलते हैं। 1488 में बीकानेर की स्थापना से लेकर 1417 में राव कांधल और 1392 में राव रणमल के जन्म तक हनूत सिंह का ये बेजोड़ सैन्य कौशल कोई रातों रात पैदा हुई चीज नहीं थी, बल्कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये सीधे तौर पर 15वीं शताब्दी के महान राठौड़ वंश की ही देन है। इस पूरी कहानी की गहराई को समझने के लिए हमें राजपूत योद्धा संत की इस अनोखी परंपरा को समझना होगा। 13वीं सदी के रावल मल्लीनाथ से शुरू हुई ये परंपरा हमें बताती है कि ये लोग सिर्फ गद्दी पर बैठने वाले आम राजा या सिपाही नहीं थे। ये ऐसे तपस्वी योद्धा थे जिनका पूरा जीवन अनुशासन, सम्मान और अपने धर्म के लिए समर्पित था, और इसी सांचे ने राठौड़ों की पीढ़ियों को जन्म से ही शूरवीर बना दिया। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, मरुस्थली साम्राज्य की स्थापना।
यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हमारे सामने दो बिल्कुल अलग तरह की दुनिया थी। एक तरफ था पूरी तरह से स्थापित मारवाड़ साम्राज्य, जिस पर राव जोधा का राज था और जो विशाल मेहरानगढ़ किले से महफूज था, हालांकि वहां पारिवारिक कलह भी चरम पर थी। और दूसरी तरफ था जांगल देश, थार के रेगिस्तान का एक एकदम बंजर और निर्दयी इलाका, जहां प्रतिद्वंदी जाट कुलों का कब्जा था। लेकिन युवा राव बीका ने राजमहलों के ऐशो आराम को छोड़कर इस मुश्किल जमीन को चुना ताकि वो खुद की एक नई रियासत खड़ी कर सकें। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि 1465 में जब राव बीका और उनके चाचा कांधल ने अपना नया साम्राज्य बसाने के लिए मारवाड़ छोड़ा था, तो उनके पास कोई बहुत बड़ी फौज नहीं थी। उनके पास थे सिर्फ 500 सैनिक और 100 घुड़सवार। है ना कमाल की बात कि मुट्ठी भर लोगों की इस छोटी सी लेकिन असीम समर्पित टुकड़ी ने ही आगे चलकर इतने विशाल रेगिस्तानी साम्राज्य की मजबूत नींव रख दी। और यहीं पर जिक्र आता है हमारे चौथे भाग का, अदम्य राव कांधल। देखिए, राव कांधल महज एक सैनिक नहीं थे, बल्कि वो अपने भतीजे राव बीका के सबसे मुख्य रणनीतिकार थे। उन्होंने न सिर्फ अपने भाई मंडल को चित्तौड़ से आज़ाद कराया और मंडौर पर फतह हासिल की, बल्कि लगातार 6 सालों तक वो युद्ध के मैदान में बिना थके डटे रहे। जरा सोचिए, 73 साल की उम्र तक दिल्ली सल्तनत के खिलाफ लड़ते रहना, ये उनके उस अदम्य साहस को दिखाता है जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। उनका तो पूरा जीवन ही युद्ध और सम्मान के नाम था। उनके आखिरी पलों का जिक्र कुछ इस तरह मिलता है। एक ऐसा योद्धा जिसने 6 साल तक खून पसीना एक किया और 1490 में सारंग खान के खिलाफ लड़ते हुए एक शेर की तरह अपना अंत पाया। अपनी जिंदगी के 70वें दशक ने भी मैदान जंग में सबसे आगे खड़े होकर उन्होंने जो सर्वोच्च बलिदान दिया ना, उसी ने कांधोलत उपवंश को इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर कर दिया। अब हम आ पहुंचे हैं अपने 5वें और आखिरी पड़ाव पर, एक स्थायी सैन्य विरासत। अगर हम बीकानेर के राठौड़ घराने का इतिहास देखें तो ये पीढ़ियों तक बिना रुके चला। राव बीका ने साम्राज्य की शुरुआत की, फिर आए जनरल महाराजा गंगा सिंह, जिन्होंने पहले विश्व युद्ध में अपनी सेवाएं दी और वो इंपीरियल वॉर कैबिनेट का भी हिस्सा बने। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल महाराजा शार्दुल सिंह, जिन्होंने स्वतंत्र भारत के साथ विलय के ऐतिहासिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। ये सब हमें साफ तौर पर दिखाता है कि सैन्य नेतृत्व और राष्ट्र की सेवा करने की जो ये महान परंपरा थी, वो कभी नहीं रुकी। तो कुल मिलाकर बात ये है कि थार के उस विशाल रेगिस्तान में 15वीं सदी के उन तेज तरार घुड़सवारों के हमलों से लेकर बसंतर के मैदान में 20वीं सदी के भारी भरकम सेंचुरियन टैंकों तक, एक चीज जो बिल्कुल नहीं बदली, वो है एकजुट होकर लड़ने का वो अदम्य जज्बा, वो फाइटिंग टाइट स्पिरिट। गहराई से देखें तो रणनीतियां आज भी वही हैं, सीने में धड़कने वाली वो बहादुरी भी वही है, बस वक्त के साथ उन घोड़ों की जगह लोहे और इस्पात के टैंकों ने ले ली है। तो अंत में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, क्या किसी आधुनिक यांत्रिकृत युद्ध के नतीजों को हम सच में 15वीं सदी के उन रेगिस्तानी घुड़सवारों के खून, पसीने और उनकी मूल भावना से जोड़कर देख सकते हैं? आज हमने जिन वीर गाथाओं पर चर्चा की, वो साबित करती हैं कि एक सच्चे योद्धा की वंशावली और उसका जज्बा समय की सारी सीमाओं को पार कर जाता है। ये एक ऐसी अमर विरासत है जो पीढ़ियों बाद भी युद्ध के मैदान में उसी आग के साथ धधकती है। आज के इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।